अबदन अबदा। ग्रैंड हयात होटल का हॉल रूम इस वक्त स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के 92वें मुकाबले के 2 फाइनलिस्ट समेत दीगर शुरका, उनके वालिदैन, बहन भाइयों और इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद लोगों से खचाखच भरा हुआ होने के बावजूद उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस का मंजर पेश कर रहा था। दोनों फाइनलिस्ट के दरमियान राउंड 14 खेला जा रहा था। 13 साला नैन्सी अपना लफ्ज स्पेल करने के लिए इस वक्त अपनी जगह पर आ चुकी थी। पिछले 92 सालों से इस हॉल रूम में दुनिया के बेस्ट स्पेलर्स की ताजपोशी हो रही थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक में स्पेलिंग बी के मुकामी मुकाबले जीतकर आने वाले 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस आखिरी राउंड को जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए थे। ऐसी ही एक बाजी के शुरका आज भी स्टेज पर थे। सासाफ्रास। नैन्सी ने रुकी हुई सांस के साथ प्रोनाउंसर का लफ्ज सुना। उसने प्रोनाउंसर को लफ्ज दोहराने के लिए कहा, फिर उसने खुद इस लफ्ज को दोहराया। वो चैंपियनशिप वर्ड्स में से एक था, लेकिन फौरी तौर पर उसे वो याद नहीं आ सका। बहरहाल उसकी साउंड से वो उसे बहुत मुश्किल नहीं लगा था, और अगर सुनने में इतना मुश्किल नहीं था तो इसका मतलब था वो टर्की लफ्ज हो सकता था। 9 साला दूसरा फाइनलिस्ट अपनी कुर्सी पर बैठा, गले में लटके अपने नंबर कार्ड के पीछे उंगली से इस लफ्ज को स्पेल करने में लगा हुआ था। वो इसका लफ्ज नहीं था, लेकिन वहां बैठा हर वो बच्चा भी गैर इरादी तौर पर उस वक्त यही करने में मसरूफ था जो मुकाबले से आउट हो चुका था। नैन्सी का रेगुलर टाइम खत्म हो चुका था। उसने लफ्ज को स्पेल करना शुरू किया। SASS। वो पहले 4 लेटर्स बताने के बाद एक लम्हे के लिए रुकी। जेरे लब उसने बाकी के 5 लेटर्स दोहराए, फिर दोबारा बोलना शुरू किया। AFR। वो एक बार फिर रुकी। दूसरे फाइनलिस्ट ने बैठे बैठे जेरे लब आखिरी 2 लेटर्स को दोहराया। US। माइक के सामने खड़ी नैन्सी ने भी बिल्कुल उसी वक्त यही 2 लेटर्स बोले, और फिर बेयकीनी से उस घंटी को बजते सुना जो स्पेलिंग के गलत होने पर बजती थी। हैरत सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं थी, उस दूसरे फाइनलिस्ट के चेहरे पर भी थी। प्रोनाउंसर अब सासाफ्रास के दुरुस्त स्पेलिंग दोहरा रहा था। नैन्सी ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद की। आखिरी लेटर से पहले ए ही होना चाहिए था। मैंने यू क्या सोच कर लगा दिया, उसने खुद को कोसा। तकरीबन फक रंगत के साथ नैन्सी ग्राहम ने मुकाबले के शुरका के लिए रखी हुई कुर्सियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। हॉल तालियों से गूंज रहा था। उसके करीब पहुंचने पर उसने नैन्सी से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। नैन्सी ने एक मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसे जवाबन विश किया और अपनी सीट संभाल ली। हॉल में मौजूद लोग दोबारा अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और दूसरा फाइनलिस्ट माइक के सामने अपनी जगह पर आ चुका था। नैन्सी ने किसी मौहूम सी उम्मीद के साथ उसे देखना शुरू किया। अगर वो भी अपने लफ्ज को मिस स्पेल करता तो वो एक बार फिर फाइनल राउंड में वापस आ जाती। That was a catch 22। उससे हाथ मिलाते हुए उसने कहा था। वो अंदाजा नहीं लगा सकी वो उसके लिए कह रहा था या वो उस लफ्ज को वाकई अपने लिए भी कैच 22 ही समझ रहा था। वो चाहती थी ऐसा होता, कोई भी होता, यही चाहता। सेंटर स्टेज पर अब वो 9 साला फाइनलिस्ट था। अपनी शरारती मुस्कुराहट और गहरी स्याह चमकती आंखों के साथ उसने स्टेज पर खड़े चीफ प्रोनाउंसर को देखते हुए सर हिलाया। जोनाथन जवाबन मुस्कुराया था, और होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट रखने वाला वो वहां वाहिद नहीं था।
वो 9 साला फाइनलिस्ट इस चैंपियनशिप को देखने वाले क्राउड का स्वीट हार्ट था। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, चमकती हुई तकरीबन गोल आंखें जो किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह बेहद एनिमेटेड थीं, और उसके तकरीबन गुलाबी होंठ जिन पर वो वक्तन फवक्तन जुबान फेर रहा था और जिन पर आने वाला जरा सा खम बहुत से लोगों को बिला वजह मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। वो मासूम फितना था। ये सिर्फ उसके वालिदैन जानते थे, जो दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ स्टेज की बाईं तरफ पहली सफ में अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। वहां बैठे दूसरे फाइनलिस्ट के वालिदैन के बरक्स वो बेहद पुरसकून था। उनके चेहरे पर अब कोई टेंशन नहीं थी। जब उनका बेटा चैंपियनशिप वर्ल्ड के लिए आकर खड़ा हुआ था, टेंशन अगर किसी के चेहरे पर थी तो वो उनकी 7 साला बेटी के चेहरे पर थी, जो 2 दिन पर मुश्तमिल इस पूरे मुकाबले के दौरान दबाव में रही थी। और वो अब भी आंखों पर ग्लासेस टिकाए पूरे इन्हमाक के साथ अपने 9 साला भाई को देख रही थी, जो प्रोनाउंसर के लफ्ज के लिए तैयार था। कैपेलिटी। जोनाथन ने लफ्ज अदा किया। उस फाइनलिस्ट के चेहरे पर बेख्तियार ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे वो बमुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गई थीं। हॉल में कुछ खिलखिलाहटें उभरी थीं। उसने इस चैंपियनशिप में अपना हर लफ्ज सुनने के बाद इसी तरह रिएक्ट किया था। भींची हुई मुस्कुराहट और घूमती हुई आंखें, कमाल की खुद एतमादी थी। कई देखने वालों ने उसे दाद दी। उसके हिस्से में आने वाले अल्फाज दूसरों की निस्बत ज्यादा मुश्किल थे। ये उसकी हार्ड लक थी, लेकिन बेहद रवानी से बगैर अटके बगैर घबराए उसी पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ वो हर पहाड़ सर करता रहा था, और अब वो आखिरी चोटी के सामने खड़ा था। डेफिनेशन प्लीज। तारीफ। उसने अपना रेगुलर टाइम इस्तेमाल करना शुरू किया। लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन, जबान का माखिज। उसने प्रोनाउंसर के जवाब के बाद अगला सवाल किया। इटालियन। उसने प्रोनाउंसर के जवाब को दोहराते हुए कुछ सोचने वाले अंदाज में होंठों को दाएं बाएं हरकत दी। उसकी बहन बेहद परेशानी और दबाव में उसे देख रही थी। उसके वालिदैन अब भी पुरसकून थे। उसके तासुरात बता रहे थे कि लफ्ज उसके लिए आसान था। वो ऐसे तासुरात के साथ पिछले तमाम अल्फाज को स्पेल करता रहा था। यूज इन सेंटेंस प्लीज। इसे जुमले में इस्तेमाल करें। वो अब प्रोनाउंसर से कह रहा था। प्रोनाउंसर का बताया हुआ जुमला सुनने के बाद उसने गले में लटके हुए नंबर कार्ड की पुश्त पर उंगली से इस लफ्ज को स्पेल किया। योर फिनिश टाइम स्टार्ट्स। उसे इन आखिरी 30 सेकंड्स के शुरू होने पर इत्ला दी गई, जिसमें उसने अपने लफ्ज को स्पेल करना था। उसकी आंखें बिलाखिर घूमना बंद हो गईं। कैपेलिटी। उसने एक बार फिर अपने लफ्ज को दोहराया और फिर उसे स्पेल करना शुरू हो गया। CAPPEL। वो स्पेलिंग करते हुए एक लहजा रुका, फिर एक सांस लेते हुए उसने दोबारा स्पेल करना शुरू किया। ETTI। हाल तालियों से गूंज उठा और बहुत देर तक गूंजता रहा। स्पेलिंग बी का नया चैंपियन सिर्फ एक लफ्ज के फासले पर रह गया था। तालियों की गूंज थमने के बाद जोनाथन ने उसे आगाह किया था कि उसे अब एक इजाफी लफ्ज को स्पेल करना था। उसने सर हिलाया। इस लफ्ज को स्पेल ना कर सकने की सूरत में नैन्सी एक बार फिर मुकाबले में वापस आ जाती। वाइस नाइटो। उसके लिए लफ्ज प्रोनाउंस किया गया था। एक लम्हा के लिए उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी, फिर उसका मुंह खुला और उसकी आंखें फैल गई थीं। ओह माय गॉड। उसके मुंह से बेख्तियार निकला। वो शॉक था और पूरी चैंपियनशिप में यह पहला मौका था कि उसकी आंखें और वो खुद इस तरह जामिद हुआ था। नैन्सी बेख्तियार अपनी कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई थी, तो बिलाखिर कोई ऐसा लफ्ज आ गया था जो उसे दोबारा
चैंपियनशिप में वापस ला सकता था। उसके वालिदैन को पहली बार उसके तासुरात ने कुछ परेशान किया था। क्या क्रंच था उनका बेटा। अब अपने नंबर कार्ड से अपना चेहरा हाजरीन से छुपा रहा था। हाजरीन उसकी उंगलियों और हाथों की कपकपाहट बड़ी आसानी से स्क्रीन पर देख सकते थे, और उनमें से बहुत सौ ने उस बच्चे के लिए वाकई बहुत हमदर्दी महसूस की थी। वहां बहुत कम ऐसे थे जो उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे। हॉल में बैठा हुआ सिर्फ एक फर्द रिलैक्स्ड था। रिलैक्स्ड या एक्साइटेड कहना मुश्किल था, और वो इस बच्चे की 7 साला बहन थी जो अब अपने माँ बाप के दरमियान बैठी हुई थी, और जिसने भाई के तासुरात पर पहली बार बड़े इत्मीनान के साथ कुर्सी की पुश्त के साथ मुस्कुराते हुए टेक लगाई थी। गोद में रखे हुए अपने दोनों हाथों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने बेताबी के अंदाज में बजाना शुरू कर दिया था। उसके माँ बाप ने बैक वक्त उसकी ताली बजाते हाथों और उसके मुस्कुराते चेहरे को उलझे हुए अंदाज में देखा। फिर स्टेज पर अपने लरजते कांपते कंफ्यूज्ड बेटे को, जो नंबर कार्ड के पीछे अपना चेहरा छुपाए उंगली से नंबर कार्ड के पीछे कुछ लिखने और बड़बड़ाने में मसरूफ था। हाल अब आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजा रहा था। वो अब अपना कार्ड नीचे कर चुका था, यूं जैसे ज़हनी तैयारी कर चुका हो। 92वें स्पेलिंग बी के फाइनल मुकाबले में पहली बार पहुंचने वाला वो फाइनलिस्ट अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार था। WEISNICHTWO। हुमैन सिकंदर ने एक ही सांस में रुके बगैर चैंपियनशिप वर्ड के हिजे किए, किसी रोबोट की तरह बिना रुके, खला में देखते हुए, यूं जैसे वो इन हरूफ को खला में कहीं लिखा देखते हुए पढ़ रहा था। वो इस मुकाबले का पहला लफ्ज था जिसे उसने बिना रुके इसी तरह अदा किया था, वरना वो हर लफ्ज को सोच सोच कर हिजे करता था, यूं जैसे नाप तोल रहा हो। एन अननोन प्लेस, एक नामालूम मकाम। उसने लफ्ज के हिजे करते ही इसी रफ्तार से उसका मतलब बताया। फिर उसकी नजरें प्रोनाउंसर पर टिकी। प्रोनाउंसर के मुंह से निकली दुरुस्त की आवाज हॉल में गूंज उठने वाली तालियों की आवाज में गुम हो गई थी। हॉल में अब हाजरीन, वालिदैन और बच्चे अपनी अपनी सीटों से तालियां बजाते हुए खड़े हो रहे थे। वो 92nd स्पेलिंग बी के नए फातेह को खिराजे तहसीन पेश कर रहे थे, जो स्टेज पर फ्लैश लाइट्स और टीवी कैमरों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों में साकित खड़ा था, दम साधे, गुंग। उसकी गोल आंखें घूमना तक भूल गई थी, यूं जैसे वो अभी तक इस शौक से निकल ना पाया हो कि वो जीत चुका है। ये हुमैन सिकंदर था, और ये हुमैन सिकंदर ही हो सकता था। तालियों की बहरा कर देने वाली गूंज और कैमरों की खीरा कर देने वाली रोशनियों में इस 9 साला बच्चे ने खुद को संभाला, अपने आसाब और हवास पर एक ही वक्त में काबू पाने की कोशिश की। और फिर जो पहला जुमला उसके सामने लगे माइक ने हाजरीन तक पहुंचाया था, उसने इन तालियों की गूंज में एक बुलंद शिगाफ कहकहे की आवाज को भी शामिल किया था। ओ माय गॉड! वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सका। हाजरीन की हंसी ने जैसे उसे कुछ और नर्वस किया। फिर नादिम, फिर पुरजोश, और फिर उसने सर झुकाकर हाजरीन की तालियों का जवाब दिया। फिर एक कदम आगे बढ़ाकर जजिस की उस कितार का, जो हाजरीन से कुछ आगे बैठे हुए थे लेकिन अब खड़े तालियां बजा रहे थे, फिर उसने पलटकर इस तरफ देखा था जहां उसके माँ बाप और रईसा बैठे थे। वो भी अब सबके साथ खड़े उसके लिए तालियां बजा रहे थे। हुमैन सिकंदर तकरीबन भागता हुआ उनकी तरफ गया था, और उसके साथ ही वो स्पॉटलाइट भी गई जो उससे पहले स्टेज पर उसको फोकस किए हुए थी। वो तालियां बजाती और आंसू बहाती इमामा से आकर लिपटा था।
फिर उससे अलग होते हुए उसने उसी तेजी से इमामा के गालों पर बहते हुए आंसू दोनों हाथों से रगड़े। फिर उन हाथों को अपनी शर्ट पर रगड़ते हुए वो सालार से लिपट गया। डिड आई मेक यू प्राउड? क्या आपको मुझ पर फख्र हुआ? उसने हमेशा की तरह बाप से पूछा। वेरी प्राउड, बहुत फख्र, उसने उसे थपकते हुए कहा। उसकी आंखें चमकी, मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर वो रईसा की तरफ गया। दोनों हथेलियां फैलाते हुए उसने बाजू हवा में बुलंद करते हुए रईसा के फैलाए हुए हाथों पर हाई फाई किया। अपने गले में लटका नंबर कार्ड उतार कर उसने रईसा के गले में डाला। फिर झुककर उसे थोड़ा सा उठाया। वो खिलखिलाई। हुमैन ने उसे नीचे उतारा और इसी तरह भागता हुआ वापस स्टेज के दरमियान चला गया, जहां मेजबान अब उससे फिर बातचीत करने के लिए मुंतजिर खड़ा था। आखिरी लफ्ज कितना मुश्किल था। इब्तदाई कलिमात के बाद मेजबान ने छूटते ही उससे पूछा। वो चंद सेकंड्स पहले सब फाइनलिस्ट से हाथ मिलाते, उनकी मुबारकबादें वसूल करते हुए उसके पास पहुंचा था। हॉल में मौजूद सब लोग अब दोबारा नशिस्तें संभाल चुके थे और तकसीमे इनामात की तकरीब देखने के मुंतजिर थे। आखिरी लफ्ज तो बेहद आसान था। हुमैन ने बड़े इत्मीनान से कंधे उचकाकर कहा। हॉल में कहकहा गूंजा। तो फिर मुश्किल क्या था? मेजबान ने छेड़छाड़ वाले अंदाज में कहा। इससे पहले पूछे जाने वाले सारे अल्फाज हुमैन ने बेहद संजीदगी से तरकी बद तरकी कहा। हॉल में पहले से ज्यादा ऊंचा कहकहा बुलंद हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हर लफ्ज भूल गया था। बस तुक्के लगाता रहा हर लफ्ज के हिजे करने के लिए। बस आखिरी लफ्ज था जो मैं आंखें, कान, नाक सब बंद करके भी हिजे कर सकता था। वो रवानी से कहता गया। हॉल में तालियां और कहकहे लगते रहे। वो उस बच्चे की हाजिर जवाबी, खुश मिजाजी और बजला संजी की दाद देते हुए महजूज हो रहे थे, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। हॉल में बैठी हुई सिर्फ रईसा थी जो ये जानती थी कि वो हर्फ बहर्फ ठीक कह रहा था। उसे आखिरी लफ्ज के अलावा वाकई सारे लफ्ज भूले थे और वो उसके तासुरात देखकर ही ये जान जाती थी कि वो एक बार फिर अपना लफ्ज हिजे करना भूल गया था। और फिर अपनी कुर्सी पर बैठी वो अपनी उंगलियों की पोरों पर उसके लिए दिल ही दिल में दुआ करना शुरू कर देती। और आखिरी लफ्ज इतना आसान क्यों लगा था आपको? मेजबान ने फिर पूछा, एक हाथ अपने सीने पर रखे दूसरे हाथ से रईसा की तरफ इशारा करते हुए फखरिया अंदाज में कहा, क्योंकि मैं और मेरी बहन वाइस नाइटू से आए हैं। हॉल एक बार फिर तालियों और कहकहों से गूंज उठा था। हॉल में लगी स्क्रीन पर ग्लासेस लगाए शर्माती हुई रईसा उभरी थी, जिसके इतराफ में बैठे इमामा और सालार भी उसकी बात पर हंस पड़े थे। हुमैन ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। वो दोनों पिछले कई हफ्तों से इस एक लफ्ज का इस्तेमाल अपने लिए इतना बाकायदगी से कर रहे थे कि ये उनकी रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया था। रईसा और हुमैन ये समझते थे कि वो दोनों किसी नामालूम तसव्वुराती दुनिया से आए थे जो सिर्फ उन दोनों को पता थी, उन दोनों को नजर आती थी, किसी दूसरे को नहीं। वो दोनों अनोखे थे और ये उन दोनों का जाती ख्याल था। ये पिछले कुछ हफ्तों में पाई जाने वाली उन दोनों की नई फैंटेसी का नाम था। और ये कैसे मुमकिन था कि हुमैन सिकंदर अपनी इस फैंटेसी का नाम भूल जाता जो यकदम उसके सामने हकीकत बनकर आ गई थी। रईसा फखरिया अंदाज में अपने उस पार्टनर को देख रही थी जो उसकी तरह वाइस नाइटू से आया था और इस लफ्ज को वाकई आंखें, कान, नाक बंद किए भी दोहरा सकता था। प्रोनाउंसर के मुंह से इस तरह, जिस तरह वो पिछले 2 साल इनाया और जिब्रील के नाम रही थी। उन दोनों ने भी हुमैन की तरह पहली बार शरीक होकर इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। स्पेलिंग बी की वो एक्टिविटी इमामा ने अपने घर में रईसा के लिए स्टार्ट की थी, उसकी जुबान सीखने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए। नए लफ्ज सीखना, उनके हिजे करना, उन्हें दुरुस्त तलफ्फुज के साथ बोलना सिखाना, उनका मफहूम और फिर रोजमर्रा की गुफ्तगू में उनका इस्तेमाल।
और एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते उनके लिए एक्टिविटी नहीं, रूटीन का एक हिस्सा बन गई थी। और इस रूटीन का नतीजा ये निकला था कि उन चारों बच्चों का ज़ख़ीरा अल्फाज अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुकाबलों में हिस्सा लेने का ख्याल भी उन्हें कभी ना आता अगर वो अपनी वोकैबुलरी की वजह से पहले ही अपने स्कूल में नुमाया ना होते। हुमैन की गुफ्तगू के दौरान जो वो अपनी तैयारी प्रैक्टिस की रूटीन के हवाले से कर रहा था, कैमरा बार बार इमामा और सालार को हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा था, क्योंकि वो इस चैंपियन के वालिदैन थे जो इस वक्त सेंटर स्टेज पर था। उनके आसपास बैठे दूसरे मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों के वालिदैन वक्तन फवक्तन उनसे आकर मिल रहे थे। वो मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, बेहद पुरसकून अंदाज में, धीमी मुस्कुराहटों के साथ, यूं जैसे ये सब कुछ मामूल की बात हो, आम बात हो। और वाकई ये सब उनके लिए आम सी बात थी। उनकी लायक औलाद ने उनके लिए ये सब आम सी बात ही कर दिया था। जिंदगी में अब तक उन सब की वजह से इन दोनों की जिंदगी में ऐसे बहुत से फख्र के लम्हात आए थे, ऐसे लम्हात जिनकी यादों को वो सारी उम्र अजीज रख सकते थे। मम्मी, अगले साल मैं हिस्सा लूंगी। उनके दरमियान बैठी हुई रईसा ने अपने गले में लटके हुमैन के कार्ड को हिलाते हुए सरगोशियों में इमामा को इतला दी। इमामा ने उसे थपका, जैसे तसल्ली देकर हामी भर रही हो। स्टेज पर अब हुमैन को ट्रॉफी दी जा रही थी। तालियों, सीटियों, फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध और म्यूजिक की गूंज में हाजरीन एक बार फिर खड़े होकर तालियां बजाते हुए दाद दे रहे थे। और वहां से कई किलोमीटर दूर वॉशिंगटन के एक कदरे नवाही इलाके के एक घर में बैठे जिब्रील और इनाया टीवी पर इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज देखते हुए इसी खुशी और जोश का हिस्सा बने हुए थे जो स्क्रीन पर उन्हें इस हाल में नजर आ रहा था। इनाया थोड़ी देर पहले अपने टेस्ट की तैयारी खत्म करके बैठी थी, जिसकी वजह से वो इमामा और सालार के साथ नहीं जा सकी थी और जिब्रील उसके लिए पीछे रुक गया था। वो टेस्ट की तैयारी करते हुए भी बार बार अपने कमरे से निकलकर टीवी लाउंज में आकर टीवी पर सिर्फ हुमैन से पूछा जाने वाला लफ्ज सुनती। वो और जिब्रील मिकानकी अंदाज में बैक वक्त उस लफ्ज के हिजे करते, इससे पहले कि हुमैन उसके हिजे करता। फिर वो बेयकीनी से अपने छोटे भाई की वो हंसी देखते जो इस लफ्ज के रद्द अमल में आती, और फिर वो उसे कोशिश करते हुए देखते इस लफ्ज को स्पेल करने के लिए। और हर सही आखिरी हर्फ पर उन दोनों के सीनों से बैक वक्त सांस खारिज होता, यूं जैसे जान में जान आ गई हो। और इसके बाद इनाया एक बार फिर टीवी लाउंज से गायब हो जाती। और अब जबकि इस तीसरी ट्रॉफी का उनके घर ही आने का फैसला हो गया था, तो वो दोनों बेहद खुश थे। उन सब के दरमियान मुकाबला होता था, हसद और रकाबत नहीं। ये खासियत इन चारों में ही नहीं थी। टीवी देखते हुए घंटी की आवाज सुनाई दी। जिब्रील इस वक्त अपने लिए मिल्क शेक बनाने में मसरूफ था। इनाया उसके दरवाजे की तरफ जाने की बजाय खुद दरवाजे पर चली गई। की होल से उसने बाहर झांका। वहां 11 साला एरिक खड़ा था। इनाया चंद लम्हों के लिए वहीं खड़ी रही, उलझन का शिकार। वो उसका क्लास फेलो था, उनका हमसाया था, उसके वालिदैन उनके फैमिली फ्रेंड्स थे। जिब्रील घर पर ना होता तो वो दरवाजा कभी ना खोलती। ये उसके माँ बाप की उन सब के लिए अकेले घर पर होने की सूरत में हिदायत थी, मगर इस वक्त उसकी समझ में नहीं आया कि वो दरवाजा खोले या ना खोले। वो बाहर की होल पर नजरें जमाए यूं खड़ा था जैसे इस सुराख में से ये देख पा रहा हो कि उसे अंदर से देखा जा रहा था, और देखने वाला कौन था ये भी। बाहर कौन है? वो जिब्रील था जो अचानक ही वहां आ गया था। वो हड़बड़ा कर पलटी, फिर उसने कहा, एरिक। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते रहे, बेमकसद, और किसी भी वक्त दोस्तों या जानने वालों को घर नहीं बुला सकते थे, लेकिन एरिक के लिए उन सब के दिल में हमदर्दी थी। अच्छा, आने दो, शायद इसे भी टेस्ट का कुछ पूछना हो। जिब्रील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया।
दोनों हाथ अपनी जीन्स की जेबों में डाले एरिक ने दरवाज़ा खुलने पर अपने अमेरिकन लबो लहजे में हमेशा की तरह बमुश्किल उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसे वो हमेशा की तरह बमुश्किल समझे। मुबारक हो, एरिक ने वहीं खड़े खड़े जिब्रील के पीछे झांकती इनाया को देखते हुए कहा। थैंक यू, जिब्रील ने भी इतना ही मुख्तसर जवाब दिया। वो बात करते हुए दरवाजे के सामने से हट गए। एरिक इसी तरह जीन्स की जेबों में हाथ डाले अंदर आ गया। तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली? इनाया उससे पूछे बगैर नहीं रह सकी। नहीं, वो चलते हुए लाउंज में आ गया। टीवी पर वो अब एक बार फिर इसी प्रोग्राम की लाइव कवरेज देख रहा था। क्यों? बस ऐसे ही, उसने इनाया की तरफ देखे बगैर टीवी स्क्रीन को देखते हुए उसकी बात का जवाब दिया। बैठ जाओ, इनाया ने उसे इसी तरह खड़े देखकर कहा। जिब्रील तब तक लाउंज के एक तरफ मौजूद किचन एरिया में दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। एरिक, तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहां हो? जिब्रील को फ्रिज में से दूध निकालते हुए अचानक ख्याल आया। मेरा ख्याल है, एरिक ने जवाबन कान से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। उन्हें नहीं पता। जिब्रील दूध की बोतल काउंटर पर रखते हुए ठटका। उसे पिछले हफ्ते का ख्याल आया था, जब एरिक की मम्मी उसे ढूंढते हुए वहां आई थी और उन्होंने शिकायत की थी कि वो बताए बगैर घर से निकला था, और वो इत्तफाकन उसे ढूंढने लगी तो उन्हें पता चला वो घर पर था ही नहीं। तभी वो उन लोगों के घर आई थी, क्योंकि उन्हें पता था वो उन्हें कहीं और नहीं तो वहां मिल जाएगा। मम्मी घर पर नहीं है। एरिक ने जिब्रील के तंबीही अंदाज को भांप लिया था। जिब्रील कभी इतनी पूछगिछ ना करता अगर ये एरिक ना होता तो। कहीं ना कहीं उन सबको पता था कि वो बाज दफा उनसे झूठ बोलता था और बड़े इत्मीनान से बोलता था, और ये आदत उसे पहले नहीं थी। 1 साल पहले जब उसका बाप जिंदा था, किसी दोस्त के पास गई हैं। सेबिल और मार्क भी उनके साथ थे। उसने जिब्रील को बताया। टीवी पर अब कवरेज खत्म होकर क्रेडिट्स चल रहे थे। तुम साथ नहीं गए? इनाया ने उससे पूछा। मुझे टेस्ट की तैयारी करनी थी, उसने तरकी बातरकी कहा। इनाया उसे देखकर रह गई। वो अब रिमोट हाथ में लिए उसका मुआयना इस तरह करने और उसके बटनों को छूने में मसरूफ था जैसे जिंदगी में पहली बार रिमोट देखा हो। इनाया की तरफ मुतवज्जो ना होते हुए भी उसे अंदाजा था वो उसकी बात पर उसे देख रही होगी। चलो फिर टेस्ट की तैयारी करते हैं, इनाया ने जवाबन उसे कहा। उसे वाकई तशवीश हुई थी कि एरिक ने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी। इसका मतलब था वो एक बार फिर टेस्ट में बुरा स्कोर लेने वाला था। ये सब वापस कब आएंगे? एरिक ने उसकी ऑफर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए बात बदलने की कोशिश की। टेस्ट की तैयारी उसकी जिंदगी का मसाला नहीं था, उसकी जिंदगी के मसाइल कुछ और थे। वापस आ रहे होंगे, इनाया ने उसे बताया और उसे देखने लगी। उसे पता था अब वो बेमकसद बेमानी सवाल करता रहेगा ताकि वहां बैठा रहे तब तक जब तक वो वहां से भी बेजार नहीं हो जाता। उसे एरिक पर तरस आया था। पिछले 1 साल से हमेशा ही आता था। वो पहले ऐसा नहीं था। उसकी क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक था। 1 साल में औसत से भी कम हो गया था। तुम अपनी मम्मी के साथ नहीं गए? इनाया ने उससे कहा। उसने एक लम्हा कबल जिब्रील की मिल्क शेक की ऑफर रद्द की थी। हाँ, मैं जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं कोई गेम खेल सकता हूं, उसने एक ही जुमले में जवाब और सवाल किया। इनाया हिचकिचाई। नहीं, इनाया की बजाय जिब्रील ने जवाब देते हुए उसके हाथ से रिमोट ले लिया था। इस वक्त हमारे घर में कोई गेम्स नहीं खेलता, काफी देर हो चुकी है। जिब्रील ने उसके करीब सोफे पर बैठते हुए उसे अपने घर के कवानीन नरमी से बताए। वो रोज गेम्स नहीं खेल सकते थे, वो रात को भी गेम्स नहीं खेल सकते थे। आम तौर पर वो इस वक्त तक डिनर कर चुके होते, लेकिन आज हुमैन के इस मुकाबले में शिरकत की वजह से डिनर लेट हो गया था। लेकिन मैं तो एक आउटसाइडर हूं और मेहमान भी, एरिक ने चंद लम्हे सोचने के बाद जिब्रील से कहा, जो अब टीवी पर CNN लगाकर बैठा था।
नहीं, तुम बाहर के नहीं हो, जिब्रील ने जवाबन उसे कहा। एरिक बोल नहीं सका। वो जैसे उनसे यही सुनना चाहता था। मैं डिनर टेबल सेट कर दूं, सब आने वाले होंगे। इनाया उठ खड़ी हुई। वो अब लाउंज में ही एक हिस्से में लगी हुई डाइनिंग टेबल पर मैट्स और प्लेटें रखने लगी। एरिक कुछ देर वक्फे वक्फे से उसे और जिब्रील को देखता रहा। फिर जैसे उसे वहां अपनी मौजूदगी बेमकसद नजर आई थी। जिब्रील न्यूज बुलेटिन में महव था, इनाया टेबल सेट करने में। एरिक फिर भी वहां से जाने पर तैयार नहीं था। इस घर में जिंदगी थी, सुकून, जो अब उसके घर में नहीं था। कुछ देर बेमकसद CNN देखते हुए वो उठकर इनाया के पास आ गया और कुछ कहे बगैर खुद ही टेबल सेट करने में उसकी मदद करने लगा। 8 कुर्सियों वाली टेबल पर इनाया ने 7 मैट्स लगाए थे और एरिक ने ये नोटिस किया था। उसने जैसे कहे बगैर ये जान लिया था कि वो वहां से खाना खाकर जाएगा। वो अक्सर उनके घर खाना खा लेता था, पाकिस्तानी खाना भी, सिर्फ ताज़ा खाने की ख्वाहिश में। कुछ लोगों के साथ बैठकर खाने की ज़रूरत के तहत उसके अपने घर में कैरोलीन खाना वीकेंड पर बनाकर फ्रीज किया करती थी। फिर पूरा वीक वही खाना बार बार गर्म होकर खाया जाता। ऐसा हमेशा से नहीं था। 1 साल से हो गया था जब से उसका बाप एक हादसे में हलाक हुआ था। कैरोलीन वकील थी, एक नामवर और बेहद मसरूफ वकील। 3 बच्चों की बाप के बगैर अकेले देखभाल करना और इसके साथ साथ करियर को भी संभालना उसे बहुत मुश्किल लगने लगा था। वो ना जॉब बदल सकती थी, ना ही अपने करियर के इस स्टेज पर अपना प्रोफेशन। घर में रहने वाली मां बनना उसकी ख्वाहिशात में से था भी नहीं। शौहर की हादसाती मौत एक सदमा थी। वो और जेम्स 15 साल से इकट्ठे थे और एक मिसाली जोड़ा थे। 15 साल की रिफाकत के बाद अचानक एक दिन फिर अकेले हो जाना तकलीफ दे था। लेकिन मुस्तकबिल का अदम तहफ्फुज एक और मसला था। वो मशर की औरत नहीं थी कि सिर्फ बच्चों को अपना साथी और जिंदगी का मकसद समझते हुए सिर्फ उन्हें काफी समझती और उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेती। उसे अपनी जिंदगी में किसी साथी की तलाश और जरूरत भी थी, जो जेम्स का कार क्रैश के 6 माह बाद एक कोलीग की शक्ल में मिल गया था। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई, लेकिन कुछ बेहतर होने लगी थी, कम अज कम कैरोलीन के लिए। उसके दोनों जुड़वां बच्चे 6 साल के थे और एरिक 10 साल का था जब कार के हादसे में जेम्स की मौत वाक़ई हुई थी। सेबिल और मार्क संभल गए थे। वो अभी छोटे थे और जेम्स के साथ उनकी वाबस्तगी वैसी नहीं थी जैसी एरिक की थी। वो बाप के साथ हद से ज्यादा अटैच था। वो लोग जिस सबर्ब में रह रहे थे, वहां 15-20 घरों में रहने वाले सारे ही लोग प्रोफेशनल्स और आला काबिलियत के हामिल थे। कुछ दूसरी कौमियत से ताल्लुक रखते थे, जैसे सालार और इमामा का खानदान जो एरिक के बिल्कुल साथ वाले घर में थे। उनका लॉन मुश्तरका था। एरिक की पैदाइश से भी पहले से जेम्स ने वो घर किस्तों पर लिया था, लेकिन सालार और उसका खानदान तकरीबन 2.5 साल पहले वहां आकर रहना शुरू हुआ था। सालार और जेम्स किसी फाइनेंशियल फर्म में कुछ अरसा काम कर चुके थे और एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे। दोनों खानदानों में मेल मिलाप बढ़ने की वजह सालार के बच्चों का इसी स्कूल में एडमिशन था जहां एरिक था। इनाया एरिक की क्लास में थी। ये उन दोनों के दरमियान होने वाली दोस्ती का आगाज था, अगर उसे दोस्ती कहा जा सकता तो। इनाया बहुत अलग थलग रहने वाली बच्ची थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सोच संभल कर बात करने वाली। एरिक भी बेहद बातूनी नहीं था, लेकिन लाअबाली था, शरारती, खुशमिजाज, दोस्ताना आदत रखने वाला एक अमेरिकन बच्चा। वो इनाया की तरफ उसकी गैर मामूली जहानत की वजह से मतवज्जो हुआ था। उसने दिनों में इस क्लास में आकर धाक बिठाई थी। वो उनकी क्लास की पहली स्याह बालों और स्याह आंखों वाली दूधिया रंगत की लड़की थी और अपनी लंबी खमदार पलकों की वजह से पहचानी जा सकती थी। एरिक को वो क्यूट लगती थी।
इसलिए भी क्योंकि वो क्लास की दूसरी लड़कियों की तरह हर वक्त पटर पटर बोलती नजर नहीं आती थी, ना ही हर एक से बहस करती नजर आती थी। उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश एरिक की तरफ से हुई थी और 1 साल तक जारी रही थी। वो इनाया के घर भी आता जाता था, लेकिन ये सब कुछ रस्मी था। उसकी फैमिली के लोग दूसरे हमसायों के बच्चों की तरह उससे भी अच्छे तरीके से मिलते थे, लेकिन यहाँ वो बेतकल्लुफी उसे कभी महसूस नहीं हुई कि वो इनाया को अपनी गर्लफ्रेंड कह सकता। वो लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम ऐसे ही रिजर्व्ड होते हैं। उसने एक बार अपने बाप से इनाया और उसके वालिदैन के हवाले से लंबे चौड़े सवालात किए थे और उसके बाप ने बड़े अच्छे तरीके से उसे समझाया था। 1.5 साल गुजरने के बाद सब कुछ ड्रामाई अंदाज में बदला था। उसके बाप की मौत के बाद इनाया ने पहली बार खुद उससे बातचीत करने की कोशिश की थी। जब वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद पहली बार स्कूल गया था और स्कूल जाने के बावजूद वो हर क्लास में कुछ भी काम किए बगैर खाली जहन के साथ बैठा रहा था। उसके तमाम फ्रेंड्स और क्लास फेलोज ने बारी बारी आकर उसको तसल्ली देने की कोशिश की थी और फिर अपने रोजमर्रा के मामलात में मसरूफ हो गए थे, लेकिन एरिक अगले कई दिन स्कूल जाते हुए भी दूसरे बच्चों की तरह मामूल की सरगर्मियों में खुद को मसरूफ नहीं रख सका था। और यही वो वक्त था जब इनाया और उसकी दोस्ती शुरू हुई थी। वो क्लास वर्क में उसकी मदद करने लगी थी। वो जानता था और महसूस करता था कि वो हमदर्दी थी जो इनाया और उसकी फैमिली को यकदम उसे इतनी तवज्जो देने पर मजबूर कर रही थी, और इस हमदर्दी ने बड़े अजीब अंदाज में उसे उन लोगों का मोहताज किया था। सालार का खानदान वो वाहिद खानदान और घर नहीं था जहां एरिक का आना जाना था। वो अपने आसपास के उन तमाम घरों में ही जाता था जहां उसके हम उम्र बच्चे थे। जिस जगह वो रहता था वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहते थे। एक आध इंडियन, चंद चाइनीज, इक्का दुक्का अरब, यहूदी और फिर सालार और इमामा का घर। और इन सब घरों में वो अगर किसी घर की तरफ खींचता था तो वो यही आखिरी घर था। उनका घर वैसा ही घर था जैसा कभी उसके बाप की जिंदगी में उसका अपना घर था। उसके माँ बाप बेहद मसरूफ होने के बावजूद एरिक पर तवज्जो देते थे, खास तौर पर उसका बाप जो खुद इकलौता था। और अब कैरोलिन पूरी कोशिश के बावजूद एरिक को इतनी तवज्जो नहीं दे सकती थी। वो सिबिल और मार्क को ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक समझती थी क्योंकि वो बहुत छोटे थे, और अगर वो ऐसा समझती थी तो ये गलत भी नहीं था। और एरिक जैसे अपने महवर से भटके हुए एक सैयारे की तरह इस खानदान के सैयारे में आया था, उनसे मुतासिर, उनका हिस्सा बन जाने की कोशिश में। हुमैन और रईसा के साथ इमामा और सालार की आमद पर उनका बेहद पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया था, और इस्तकबाल करने वालों में एरिक भी था। कुछ देर के लिए वहां उनके साथ हुमैन से खुशगप्पियां करते वो ये भूल गया था कि वो कहाँ मौजूद है। खाने की मेज पर उनके साथ खाना खाते और खुशगप्पियां करते हुए डोर बेल बजने पर भी एरिक को ये ख्याल नहीं आया था कि वो कैरोलिन होगी। वो बेहद नाखुश थी और हमेशा की तरह उनके घर आने पर उसने मामूल के अंदाज में खुशगवार रस्मी जुमलों का तबादला भी नहीं किया था। उसने अंदर आते ही एरिक का पूछा था और एरिक के वहां होने की तस्दीक होने पर वो अंदर आई थी, और उसने लाउंज में खड़े खड़े एरिक को डांटना शुरू कर दिया था। वो सिबिल और मार्क को उसके पास छोड़कर किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई थी, और वो सिबिल और मार्क के सोते ही घर से निकल आया था। और अब जब कैरोलिन वापस आई तो उसने सिबिल और मार्क दोनों को घर में रोते हुए परेशान और एरिक को वहां से गायब पाया था। एरिक ने मां की डांट फटकार खामोशी से सुनी थी। शर्मिंदगी अगर उसे हुई थी तो सिर्फ इस बात की कि उसका झूठ उन सब के सामने खुला था जो उसने मार्क और सेबिल के हवाले से बोला था। कैरोलिन सख्त मिजाज नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ अरसा से उसके और एरिक के दरमियान अजीब की सर्द महरी आ गई थी। वो जानती थी एरिक जेम्स की मौत की वजह से अपसेट था, लेकिन वो इस बात से बेजार हो चुकी थी। वो 11 साल का लड़का था। वो चाहती थी वो अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे, और अगर कुछ जिम्मेदारियां अपने सर नहीं ले सकता तो कम से कम मजीद कोई मसला भी पैदा ना करे।
एरिक को मां से तब तक हमदर्दी रही थी जब तक उसने कैरोलीन के नए पार्टनर को नहीं देखा था। बाप की मौत से बड़ा सदमा यह था कि कोई और उसके बाप की जगह लेने वाला था। उसके और कैरोलीन के दरमियान सर्दमहरी और कशीदगी की बुनियादी वजह यही थी जिसे कैरोलीन बूझ नहीं पाई थी। एरिक के जाने के कुछ देर बाद भी वहां खामोशी ही रही थी। ये किसी की भी समझ में नहीं आया था कि वो इस सारी सूरत हाल पर किस रद्द अमल का इजहार करे। एरिक के साथ सबको हमदर्दी थी, लेकिन अब उनकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि वो उसे अपने घर से दूर कैसे रखें, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब कैरोलीन को इस मेलजोल पर एतराज भी नहीं था और वो खुद भी कई बार इमरजेंसी की सूरत में सेबिल और मार्क को उनके पास छोड़ जाती थी। इतना अच्छा बच्चा था, पहले कभी झूठ बोलते नहीं देखा मैंने इसे। पता नहीं अब क्या हो गया है इसे। टेबल से बर्तन उठाते हुए इमामा ने जैसे तबसरा किया था, जेम्स की मौत ने ऐसा कर दिया है उसे। सालार ने मेज से उठते हुए उसके तबसरे के जवाब में कहा। बर्तन सिंक में रखते हुए इमामा अजीब अंदाज में ठंडी पड़ी थी। 2 दिन बाद सालार का तिब्बी मुआयना होना था। पहले हर 3 माह के बाद उसका तिब्बी मुआयना होता था। अब इस बार 6 माह के बाद ये देखा जाता था कि उसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर किस हालत में था। बढ़ने लगा था, घटने लगा था। उसके दिमाग में कोई और ट्यूमर तो नहीं बन गया था। ट्यूमर्स ने कुछ और सेल्स को तो मुतासिर करना शुरू नहीं कर दिया था। CTS, MRI, CBC, LP, BPT, TMT, पता नहीं कितने टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट्स वो दम साधे देखती रहती थी। हर क्लियर रिपोर्ट उसका सांस बहाल कर देती, कोई मामूली सी भी खराब रिपोर्ट उसे बेहाल कर देती। जिंदगी जैसे फिर 3 माह के बाद दायरे में सिमट कर आ गई थी। 3 माह के बाद मेडिकल चेकअप होता और फिर 2-3 माह के लिए जीने लगती। और जब जब मेडिकल चेकअप की तारीखें करीब आने लगती, इमामा की बदहवासी में भी इजाफा होने लगता। और ये सब कुछ 3 साल से हो रहा था और 3 साल से ठीक था। उसका ऑपरेशन कामयाब रहा था। होश में आने के बाद उसकी ज़हनी सलाहियतों पर भी कोई असर नहीं हुआ था। छोटे मोटे असरात आए थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि उन्हें तशवीश लाहक होती। लेकिन इसके बावजूद इमामा हाशिम को लगता था जिंदगी बदल गई है। और अब सालार की जुबान से जेम्स की मौत का जिक्र सुनकर और इस मौत ने उसके बेटे को कैसे मुतासिर किया था, वो एक बार फिर इसी तरह मुंजमद हो गई थी। चंद घंटे पहले होने वाली तकरीब यकदम जैसे उसके दिमाग से महव हो गई थी। वो चेकअप जो 2 दिन बाद होने वाला था, अगर वो ठीक रहता तो फिर इसका चेकअप 3 की बजाय 6 माह के बाद होता। सालार की नहीं, जैसे उसकी अपनी जिंदगी की मयाद 3 से 6 माह बढ़ने वाली थी। किचन में सिंक के सामने खड़े उसने लाउंज में बैठे सालार को देखा। उसके गिर्द बैठे उससे खुशगप्पियों में मसरूफ अपने बच्चों को देखा। वो खुशकिस्मत थी कि वो अब भी उनकी जिंदगियों में था, जीता जागता, हंसता मुस्कुराता, खुशबाश, सेहतमंद। कम से कम कोई अब उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि उसे कोई बीमारी थी, और ऐसी बीमारी थी वो सिर्फ अपनी सर्जरी के बाद सेहतयाबी और इलाज के दौरानिया में बीमार लगता था। सर्जरी के लिए सर के बाल साफ करा देने की वजह से भी और इसके बाद होने वाले इलाज की वजह से भी। तब उसके चेहरे पर यकदम झुर्रियां सी आ गई थीं। बहुत कम वक्त में उसका वजन बहुत ज्यादा कम हुआ था। वो शायद इसका नतीजा थी। 6-7 माह वो एक के बाद एक छोटे बड़े इन्फेक्शंस का शिकार होता रहा था। वो सर्जरी के बाद वापस पाकिस्तान आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं सकी। वो उसे वहां इस तरह अकेले ये जंग लड़ने के लिए छोड़ नहीं सकती थी। वो काम छोड़कर घर बैठकर आराम करने के लिए तैयार नहीं था, और ये ऑप्शन उसके पास था भी नहीं। सर्जरी के 1 हफ्ते बाद वो दोबारा SIF के प्रोजेक्ट्स लिए बैठा था, और वो सिर्फ बैठकर उसे देखती रही थी। तिमारदारी, अयादत, देखभाल, इन लफ्जों को सालार सिकंदर ने बेमानी करके रख दिया था। वो हत्तउल मकदूर अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहा था, जैसे सारी उम्र उठाने की कोशिश करता रहा था। वो फिर भी उसे तन्हा छोड़ देने पर तैयार नहीं थी। 6-7 माह के बाद वो बिलाखिर सेहतमंद होना शुरू हो गया था।
उसके नए बाल उगाए थे, उसका वजन बढ़ गया था, उसके चेहरे से वो झुर्रियां गायब हो गई थीं जो रातों रात आई थीं। आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे की पिलाहट भी चली गई थी। वो अब वैसा ही सालार नजर आता था जैसा उस बीमारी की तशखीस से पहले था। डॉक्टर्स कहते थे उसकी सेहत की बहाली नाकाबिले यकीन और काबिले रश्क है। इमामा हाशिम फिर भी मुतमईन होने से कासिर थी। सालार के साथ गुजारे हुए शादी के शुरू के 10 सालों में उसने दुनिया की हर नेमत चख ली थी, हर आसाइश देख ली थी। लग्जरी कार से प्राइवेट प्लेन्स के सफर तक, सोने के जेवरात से लेकर हीरो तक, सब वो आधी दुनिया उसके साथ घूमी थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तमन्ना उसने की हो और सालार ने उसे तमन्ना रहने दिया हो। वो अपनी जिंदगी के इन 10 सालों पर परियों की कहानी लिख सकती थी, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद भी इमामा हाशिम को जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत जिंदगी ही लगी थी। उस शख्स की जिंदगी, वो उसके पास था तो दुनिया की कोई और चीज ना होने के बावजूद भी वो खुश रह सकती थी, हंस सकती थी, जी सकती थी। बाकी और कुछ भी ना होता। महंगे कपड़े, जेवरात, आसाइशात, घर, कुछ भी ना होता। सिर्फ उसका साथ उसके साथ रहता तो वो खुश रह सकती थी। जीने के लिए बस इतना काफी था। और अब एक बार फिर उसके मेडिकल चेकअप की तारीख करीब थी। एक बार फिर उसकी नींदें गायब होना शुरू हो गई थी। लाउंज में हुमैन की किसी बात पर हंसते हुए सालार का चेहरा देखते हुए उसे उसकी सर्जरी के बाद पहली बार उसे देखना याद आया था। 8 घंटे की सर्जरी के बाद पहली बार उसे देखना, फिर अगली सुबह अस्पताल जाकर उसे दोबारा देखना। वो याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भूल नहीं पाती थी। वो तब भी उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसे देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखे बैठी थी। जब वो होश में आया था, उसके मतवर्रम पपोटे हिलने लगे थे। वो आंखें खोलने की जद्दोजहद कर रहा था। सालार, सालार, वो बेइख्तियार उसे पुकारने लगी थी। एक बार, 2 बार, कई बार उसने बिलाखिर आंखें खोल दी थीं। सूजी हुई सुर्ख आंखें। वो गनूदगी में था और इस कैफियत से लड़ रहा था। उसने सालार का चेहरा छुआ, एक बार फिर उसका नाम पुकारते हुए। इस बार सालार ने उसे देखा था, गर्दन जरा सी मोड़ते हुए, लेकिन उन आंखों में उसके लिए कोई पहचान, कोई तासुर नहीं था। वो सिर्फ उसे देख रहा था, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा था। इमामा को जैसे धचका लगा था। क्या वो वाकई उसे पहचान नहीं पा रहा था? डॉक्टर्स ने इस खदशे का इजहार ऑपरेशन से पहले किया था कि उसकी याददाश्त जा सकती है। ऑपरेशन के मुजम्मिरात में से ये एक था। इसके बावजूद वो शदीद सदमे का शिकार हुई थी। गुंग, दमबखुद, वो सर्द हाथ पैरों के साथ उन आंखों को देखती रही थी जो उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी। फिर जैसे उन आंखों में चमक आनी शुरू हुई, जैसे उसका अक्स उभरना शुरू हुआ। उसकी पलकें अब साकित नहीं थीं, वो झपकने लगी थीं, मानूसियत का एहसास देते हुए। बेड पर उसके हाथ के नीचे मौजूद सालार के हाथ में हरकत हुई थी। वो उसका नाम अब भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसके हाथ का लम्स शनाख्त कर रहा था, रद्द अमल जाहिर कर रहा था। 3 साल गुजरने के बाद भी इमामा इस सर्जरी से पहले और इस सर्जरी के बाद एक एक लम्हा गिनवा सकती थी। वो सब कुछ जैसे उसके जहन पर अनमिट नकूश की तरह नक्श था। सालार की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला था वो उसका नाम नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह था। और इमामा को पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब समझ में आया था। उसने इमामा का नाम अगले जुमले में लिया था और इमामा को लगा उसने जिंदगी में पहली बार अपना नाम सुना हो। जिंदगी में पहली बार उसे अपना नाम खूबसूरत लगा था। उसने पहली चीज पानी मांगी थी और इमामा को लगा दुनिया में सबसे कीमती चीज पानी ही है। और उसने कलमा पढ़ा था। कोई मरते हुए तो कलमा पढ़ता है, फिर जिंदा हो जाने पर उसने कलमा पढ़ते हुए किसी को पहली बार देखा था। और इस सब के दौरान सालार ने इमामा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो लम्स नहीं था, जन्नत थी जो हाथ में थी।
तुम्हें नहीं आना यहाँ, सालार ने यकदम उसे मुखातिब किया। वो अभी भी किचन के सिंक से टेक लगाए वहीं खड़ी थी। दूर थी इसलिए खुद पर काबू भी पा गई थी, आंसू भी छुपा गई थी। हाँ, मैं आती हूँ। उसने पलटकर सिंक में बाकी बर्तन भी रखे। मैं सब बातें तो यहाँ से भी सुन रही हूँ, उसने कहा था। मम्मी, अगले साल रईसा जाएगी, स्पेलिंग बी में। हुमैन ने वहाँ बैठे वो ऐलान किया था जो रईसा इससे पहले ही उस तक पहुँचा चुकी थी। इमामा ने टूंटी बंद करते हुए पलटकर देखा। वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन हुमैन की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। रईसा क्या करेगी? उसने सिर्फ रईसा का नाम सुना था। मम्मी, मैं भी ये ट्रॉफी जीत कर लाऊंगी। रईसा ने इस बार खुद इमामा को मंसूबे की बजाय मकसद बताया।